सोचिए, एक एक माँ टर्की के बारे में। मतलब वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, उन्हें ठंड से बचाती है, लेकिन इस पूरी ममता के पीछे ना एक बहुत ही अजीब शर्त होती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। वो चीप चीप वाली आवाज ना। बिल्कुल, अगर उसका बच्चा वो खास चीप चीप की आवाज नहीं निकालता तो वो माँ उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। मतलब यहाँ तक कि उसे मार भी सकती है, जो कि सुनने में काफी डरावना लगता है। वैज्ञानिकों ने इस पर एक प्रयोग भी तो किया था, है ना? हाँ, उन्होंने एक पोलकैट का पुतला लिया। पोलकैट जो कि टर्की का सबसे बड़ा प्राकृतिक दुश्मन होता है। तो जैसे ही पुतला माँ टर्की के पास लाया गया, उसने तुरंत उस पर हिंसक हमला कर दिया। जो कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने उस दुश्मन पुतले के अंदर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर रख दिया जो चीप चीप की आवाज निकाल रहा था। और पता है नतीजा क्या हुआ? उसने हमला रोक दिया होगा। सिर्फ रोका ही नहीं, उस जानी दुश्मन पुतले को बड़े प्यार से अपने पंखों के नीचे समेट लिया। मतलब सिर्फ एक चीप चीप की आवाज और एक खूंखार दुश्मन अचानक प्यारा बच्चा बन गया। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी चीप चीप की बात करेंगे। देखिए, जीव विज्ञान में इसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहा जाता है। ये ऐसा है जैसे जानवरों के दिमाग में कुछ टेप रिकॉर्ड रखे हों। सही बटन दबा और क्लिक विर, मतलब स्वचालित प्रतिक्रिया चालू हो गई। सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं। और यहीं से हमारा आज का मिशन शुरू होता है। हम एक खोजी पत्रकार की तरह ये पड़ताल करने वाले हैं कि आधुनिक मार्केटिंग और बिजनेस नेगोशिएशन की दुनिया में हम इंसानों के दिमाग के चीप चीप बटन आखिर कौन से हैं। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि पेशेवर वार्ताकार इन मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट्स का एक स्वचालित हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। और सबसे जरूरी बात, इस जानकारी के सैलाब वाली दुनिया में हम इन चालों को कैसे पहचान सकते हैं और खुद को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम इंसान तो खुद को बहुत तार्किक मानते हैं ना। हमें लगता है कि हमारे फैसले पूरी तरह हमारे नियंत्रण में हैं। हम ऐसा मानना जरूर चाहते हैं, लेकिन असलियत बहुत अलग है। आज की तेज तर्रार व्यावसायिक दुनिया में हमारे पास हर चीज का बारीकी से विश्लेषण करने का समय या ऊर्जा नहीं है। सही बात है। इसलिए हमारा दिमाग भी शॉर्टकट्स ढूंढता है और इन्हीं शॉर्टकट्स का फायदा उठाया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे दिमाग में एक शॉर्टकट बैठा हुआ है, महंगा मतलब अच्छा। अच्छा, तो इसका बिजनेस में कैसे इस्तेमाल होता है? एक बार एक आभूषणों की दुकान पर फिरोजा के कुछ गहने बिल्कुल नहीं बिक रहे थे। मालकिन बहुत परेशान थी। उसने अपनी मैनेजर को एक नोट लिखकर छोड़ा कि इन गहनों की कीमत आधी कर दी जाए, ताकि वो जल्दी बिक जाए। हाँ, लेकिन मैनेजर ने जल्दबाजी में नोट गलत पढ़ लिया और कीमत आधी करने के बजाय दोगुनी कर दी। दोगुनी? बाप रे, तो फिर तो वो गहने बिल्कुल भी नहीं बिके होंगे। यही तो सारा खेल है। वे सारे गहने तुरंत बिक गए। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे? क्योंकि जिन ग्राहकों को रत्नों की असली परख नहीं थी, उन्होंने अचानक बढ़ी हुई कीमत को ही गुणवत्ता का ट्रिगर मान लिया। उनका दिमाग उसी क्लिक विर मोड में चला गया। मतलब अगर ये इतना महंगा है तो यकीनन बहुत बेहतरीन होगा। एकदम सही। उन्होंने जानकारी का विश्लेषण नहीं किया, सिर्फ एक ट्रिगर पर भरोसा किया। ये सच में डरावना है। मतलब बिना सोचे समझे सिर्फ कीमत देखकर फैसला ले लिया। और पेशेवर लोग इस स्वचालित व्यवहार का और भी कई तरीकों से फायदा उठाते हैं, है ना? मुझे वो कंट्रास्ट सिद्धांत के बारे में सोचकर बहुत हैरानी होती है। कंट्रास्ट सिद्धांत एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अगर हम दो अलग अलग चीजें एक के बाद एक देखते हैं, तो दूसरी चीज हमें पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही अलग लगती है। जैसे अगर हम कोई भारी चीज उठाएं और फिर हल्की। बिल्कुल, अगर आप पहले एक बहुत भारी बक्सा उठाएं और फिर एक हल्का बक्सा उठाएं, तो वो हल्का बक्सा आपको असल से भी ज्यादा हल्का लगेगा। तो व्यापार में इसका कैसे इस्तेमाल होता है? मान लीजिए कोई एक कपड़ों के शोरूम में जाता है, उसे एक सूट और एक स्वेटर खरीदना है। एक चतुर सेल्समैन हमेशा पहले सबसे महंगा सूट दिखाएगा, मान लीजिए $495 का। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर किसी ने अभी अभी $495 का इतना महंगा सूट खरीदा है तो उसका बजट तो लगभग खत्म हो गया। तार्किक रूप से तो स्वेटर के मामले में उसे और भी ज्यादा कंजूस हो जाना चाहिए। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो सेल्समैन पहले महंगी चीज क्यों दिखाता है? क्योंकि यहाँ हमारा दिमाग गणित नहीं लगा रहा है, वो तुलना कर रहा है। जब $495 खर्च करने का फैसला हो चुका होता है, तो दिमाग का बेसलाइन बदल जाता है। अच्छा, मतलब अब $495 के सामने $95 का स्वेटर बहुत मामूली रकम लगने लगती है। एकदम सही।
अगर सेल्समैन पहले $95 का स्वेटर दिखाए और फिर $495 का सूट, तो वो सूट पहाड़ जैसा महंगा लगेगा। रियल एस्टेट में भी बिल्कुल यही होता है। हाँ, मैंने सुना है कि कई रियल एस्टेट एजेंट पहले जानबूझकर कुछ खराब और बहुत महंगे घर दिखाते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई इन घरों को कभी नहीं खरीदेगा। बिल्कुल, उन्हें सेटअप प्रॉपर्टीज कहा जाता है। वे सिर्फ आपकी धारणा को सेट करने के लिए दिखाए जाते हैं। ताकि जब वो बाद में एक सामान्य सा और सही कीमत वाला घर दिखाएं, तो वो अचानक से एक महल जैसा और बहुत ही शानदार डील लगने लगे। हाँ, और कार डीलर भी तो यही करते हैं। एक बार जब कोई $15,000 की कार खरीदने का फैसला कर लेता है, तो उसके बाद वे एक-एक करके एक्सेसरीज जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे टिंटेड शीशे या बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम। हाँ, क्योंकि 15,000 के सामने $100 या $200 का खर्च दिमाग रजिस्टर ही नहीं करता। यार, ये बिल्कुल जुजित्सु मार्शल आर्ट की तरह लगता है। जुजित्सु में एक योद्धा अपनी खुद की शारीरिक ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। वो बस सामने वाले के शरीर के वजन और उसकी गति का इस्तेमाल करके उसे चित कर देता है। बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब यहाँ भी सेल्समैन कोई दबाव नहीं डाल रहा, वो बस हमारे ही दिमाग के काम करने के तरीके को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जुजित्सु, हाँ, क्योंकि जुजित्सु की तरह ही एक चालाक सेल्समैन कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। वो बस परिस्थिति को ऐसे सेट करता है कि कॉन्ट्रास्ट सिद्धांत अपना काम करे और ग्राहक को लगे कि ये सारा फैसला उसी का है। लेकिन देखिए, कॉन्ट्रास्ट सिद्धांत केवल ये बदलता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। यह हमारी धारणा का जुजित्सु है। लेकिन जब किसी से असल में हाँ बुलवानी हो, कोई काम करवाना हो, तो पेशेवर लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, वे सामाजिक कर्ज का एक अदृश्य जाल बुनते हैं, जिसे पारस्परिकता का नियम या रूल ऑफ रेसिप्रोकेशन कहते हैं। ये नियम कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ लेन देन के बारे में है? देखिए, ये मानव समाज की नींव है। ये नियम कहता है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है, कोई मदद या एहसान, तो हमें उसे वापस चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी नियम की वजह से इंसान एक दूसरे पर भरोसा कर पाए होंगे। बिल्कुल। लेकिन व्यापारिक दुनिया में इसका हथियारीकरण कर दिया गया है, क्योंकि ये नियम ये नहीं कहता कि आपने वो एहसान मांगा था या नहीं। अच्छा, मतलब कोई अनचाहा छोटा सा तोहफा भी भारी कर्जदार महसूस करवा सकता है। एकदम। जैसे वो हरे कृष्णा संस्था का मशहूर वाकया। वे हवाई अड्डों पर अचानक राहगीरों के कोट पर एक फूल लगा देते थे या उनके हाथ में फूल थमा देते थे। हाँ, वो बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। राहगीर कहता था, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन वे कहते, ये हमारा तोहफा है, आप इसे रख लीजिए। और जैसे ही वो राहगीर फूल रख लेता था, वे चंदा मांगते थे। और हैरानी की बात यह है कि लोग चंदा दे भी देते थे, भले ही बाद में वे उस फूल को कूड़ेदान में फेंक दे। क्योंकि फूल हाथ में आते ही पारस्परिकता का नियम चालू हो जाता है। क्लिक। दिमाग कहता है कि मुझ पर कर्ज है, मुझे कुछ वापस देना होगा। एमवे कंपनी ने भी इसका बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया था। उनका बग सिस्टम बहुत मशहूर हुआ था। बग सिस्टम? वो क्या था? एमवे के सेल्समैन लोगों के घर जाते और सफाई के उत्पादों से भरा एक डिब्बा, जिसे वे बग कहते थे, कुछ दिनों के लिए छोड़ आते। मुफ्त में? हाँ, वे कहते इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, आप बस इन्हें इस्तेमाल करके देखिए। ये एक मुफ्त सैंपल की तरह लगता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सेल्समैन वापस आता, तो ग्राहक एहसान के बोझ तले इतना दब चुका होता था कि वो उन उत्पादों में से कुछ ना कुछ खरीद ही लेता था। ये तो इंसानियत की सबसे अच्छी भावना का फायदा उठाना हुआ। लेकिन मैंने सुना है कि नेगोशिएशन में इसका एक और भी खतरनाक रूप है, जहां तोहफों का नहीं बल्कि रियायतों का इस्तेमाल होता है। हाँ, इसे रिजेक्शन देन रिट्रीट तकनीक कहा जाता है। ये पारस्परिकता के नियम का एक बहुत ही सूक्ष्म इस्तेमाल है। मुझे वो बॉय स्काउट वाला किस्सा याद आ रहा है। हाँ। एक बॉय स्काउट किसी के पास आता है और $5 का एक सर्कस का टिकट बेचने की कोशिश करता है, और सामने वाला मना कर देता है। बिल्कुल। वो तुरंत मना कर देता है कि नहीं, मुझे $5 का टिकट नहीं चाहिए। तब वो स्काउट थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है, अच्छा, अगर आप टिकट नहीं ले सकते तो क्या आप कम से कम $1 की चॉकलेट खरीदेंगे? और वो व्यक्ति तुरंत $1 निकालकर उसे दे देता है। जैसे चॉकलेट की कोई जरूरत भी नहीं थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पारस्परिकता का नियम तोहफों पर नहीं, रियायतों पर लागू हो रहा है। जब बॉय स्काउट ने अपनी बड़ी मांग से पीछे हटकर एक छोटी मांग रखी, तो उसने एक तरह की रियायत दी। अच्छा। तो हमारे दिमाग का शॉर्टकट ये कहता है कि अगर सामने वाले ने अपनी मांग कम करके मुझ पर एहसान किया है, तो मुझे भी अपनी जिद छोड़कर उसकी बात मान लेनी चाहिए। एकदम सही। लेबर नेगोशिएशन में पेशेवर लोग जानबूझकर शुरुआत में बहुत बड़ी और अतिशयोक्तिपूर्ण मांग रखते हैं। उन्हें पता होता है कि ये खारिज हो जाएगी। तो सामने वाला दबाव महसूस करता है और उनकी वो असली मांग मान लेता है जो वे शुरू से चाहते थे। लेकिन एक बात बताइए, अगर हर जगह लोग हमारी इस प्राकृतिक भावना का फायदा उठा रहे हैं, तो हम खुद को कैसे बचाएं?
क्या हमें हर छोटी मदद, हर मुफ्त कॉफी या हर मुस्कुराते हुए सेल्समैन को शक की नजर से देखना शुरू कर देना चाहिए? नहीं। मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम बहुत ज्यादा निंदक और असामाजिक नहीं बन जाएंगे? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। हमें हर एहसान को ठुकराने की जरूरत नहीं है। इसका बचाव ये नहीं है कि हम पत्थर दिल बन जाएं। बचाव ये है कि हम चीजों को सही संदर्भ में पहचानें। सही संदर्भ में वो कैसे? मान लीजिए एक फायर सेफ्टी इंस्पेक्टर आपके घर आता है और आग से बचाव की मुफ्त जानकारी और कुछ मुफ्त फायर एक्सटिंग्विशर्स देता है। तो कोई भी उसे एक अच्छा इंसान मानकर कर्जदार महसूस करेगा? बिल्कुल। लेकिन तभी वो अपने बैग से एक बहुत ही महंगा फायर अलार्म सिस्टम निकालता है और बेचने लगता है। यहीं आपको रुकना है। अच्छा। आपको मानसिक रूप से उस मुफ्त मदद को एक सेल्स टैक्टिक के रूप में फिर से परिभाषित करना होगा। मतलब हमें उस मानसिक कर्ज से खुद को आजाद कर लेना चाहिए। एकदम। पारस्परिकता का नियम कहता है कि एहसान के बदले एहसान होना चाहिए, लेकिन ये नियम ये बिल्कुल नहीं कहता कि किसी की व्यापारिक चाल के बदले हमें एहसान करना चाहिए। हाँ, जब हम समझ जाते हैं कि ये कोई तोहफा नहीं बल्कि मुनाफा कमाने का एक तरीका था, तो वो सामाजिक कर्ज तुरंत शून्य हो जाता है। और तब कोई भी बिना किसी अपराध बोध के ना कह सकता है। ये एक बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। लेकिन देखिए, पारस्परिकता का नियम तो हमें बातचीत के दरवाजे के अंदर खींच लाता है। एक बार जब हम अंदर आ जाते हैं तो हमें वहां टिकाए रखने के लिए एक और हथियार का इस्तेमाल होता है, प्रतिबद्धता और निरंतरता। हाँ, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। इंसान के अंदर अपने ही कहे हुए शब्दों, लिए गए फैसलों और किए गए कामों के साथ निरंतर रहने की एक गहरी चाहत होती है। हमारा दिमाग उस क्या कहते हैं उसे, कॉग्निटिव डिसोनेंस से नफरत करता है ना? बिल्कुल। दिमागी उलझन या कॉग्निटिव डिसोनेंस। एक बार जब हम कोई छोटा सा कमिटमेंट कर लेते हैं तो हम खुद को उस नई छवि के अनुसार ढालने लगते हैं। फुट इन द डोर तकनीक इसी का बेहतरीन उदाहरण है। मनोवैज्ञानिकों ने एक इलाके में जाकर लोगों से अपने लॉन में एक बहुत ही छोटा सा साइन बोर्ड लगाने को कहा, जिस पर लिखा था, सुरक्षित ड्राइव करें। जो कि बहुत हानिरहित सा था। हाँ, किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वे फिर आए और उन्हीं लोगों से अपने घर के सामने एक बहुत बड़ा और भद्दा होर्डिंग लगाने को कहा। और हैरानी की बात ये थी कि जिन लोगों ने वो छोटा बोर्ड लगाया था, उनमें से ज्यादातर लोग उस विशाल होर्डिंग के लिए भी राजी हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस छोटे से बोर्ड को लगाने के बाद उन लोगों के दिमाग में उनकी अपनी छवि बदल गई थी। अब वे खुद को सिर्फ एक आम नागरिक नहीं, बल्कि सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने वाले एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखने लगे थे। अच्छा, तो जब बड़े होर्डिंग की बात आई तो उन्हें अपनी उसी नई पहचान के साथ निरंतरता बनाए रखनी थी। हाँ, अगर वे मना करते तो उन्हें अंदर से महसूस होता कि वो अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं। इसी कमजोरी का व्यापार में बहुत चालाकी से इस्तेमाल होता है, जिसे लो बॉल तकनीक कहते हैं। ओहो, कार विक्रेता इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं ना? वे ग्राहक को कार की कीमत बहुत कम बताते हैं, इतनी कम कि डील एकदम शानदार लगे। बिल्कुल। और ग्राहक मानसिक रूप से कार खरीदने का निर्णय ले लेता है। और सिर्फ निर्णय नहीं लेता, वो कई छोटे छोटे कमिटमेंट करने लगता है, फॉर्म भरता है, टेस्ट ड्राइव लेता है। उस दौरान उसका दिमाग उसे ये विश्वास दिलाने लगता है कि ये कार मेरी है और ये एक बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन तभी विक्रेता वापस आता है और कोई कहानी सुनाता है कि माफ कीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, और कीमत $400 बढ़ा देता है। तार्किक रूप से देखा जाए तो ग्राहक को तुरंत वो डील रद्द कर देनी चाहिए। बिल्कुल, जिस शानदार कीमत की वजह से वो आया था वो तो अब है ही नहीं। लेकिन असलियत में ज्यादातर ग्राहक वो कार खरीद लेते हैं, क्योंकि अब मामला $400 का नहीं रह गया है। मामला उस नई पहचान का है जो उन्होंने बना ली है, उस कार के मालिक की पहचान। बाप रे। उस पहचान को तोड़ना दिमागी तौर पर बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए $400 एक्स्ट्रा देना उस मानसिक दर्द से बचने की कीमत बन जाती है। आयोवा एनर्जी स्टडी में भी हमने यही देखा था। जहां लोगों को ऊर्जा बचाने पर न्यूज़पेपर में नाम छापने का वादा किया गया था, नाम छपने के लालच में उन्होंने ऊर्जा बचाना शुरू किया और खुद को एक ऊर्जा बचाने वाला जिम्मेदार नागरिक मान लिया। और बाद में जब शोधकर्ताओं ने बताया कि नाम नहीं छप पाएगा, तो लोगों ने ऊर्जा बचाना बंद नहीं किया, बल्कि और ज्यादा बचाई, क्योंकि अब वे लालच के लिए नहीं, अपनी नई पहचान के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे थे। यार, ये तो बिल्कुल एक मकड़ी के जाले की तरह है। पहला कमिटमेंट बहुत हल्का लगता है, रेशम के एक पतले तार की तरह, लेकिन जैसे ही आप पीछे हटने की कोशिश करते हैं, आप अपने ही बुने हुए मानसिक जाले में और उलझ जाते हैं। इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है? जाला बुनने से पहले ही उसे पहचानना।
हमारे शरीर में एक अंतर्निहित अलार्म सिस्टम होता है जिसे हम पेट के संकेत या स्टमक साइंस कह सकते हैं। वो अजीब सी मरोड़ जो पेट में महसूस होती है। बिल्कुल, वो अंदरूनी आवाज जो कहती है कुछ तो गड़बड़ है। जब वो मरोड़ महसूस हो तो हमें रुकना चाहिए और सामने वाले को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि हम उनकी इस चाल को समझ गए हैं। मतलब अपनी पिछली हाँ का गुलाम नहीं बनना है। एकदम। खुद से पूछना चाहिए, अगर मुझे ये सब पहले से पता होता जो अब पता है तो क्या मैं तब भी ये फैसला लेता? अगर जवाब ना है तो तुरंत पीछे हट जाइए। तो हम अपनी पिछली बातों के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए अंदर झांकते हैं, लेकिन जब हम किसी असमंजस में होते हैं तो हम बाहर की तरफ यानी भीड़ की तरफ देखते हैं। और यहीं से आता है हमारा अगला मनोवैज्ञानिक हथियार, सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ। मतलब जब हालात स्पष्ट ना हो तो इंसानी दिमाग ये देखकर निर्णय लेता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हाँ, हमारा दिमाग सोचता है कि अगर इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। मीडिया और मार्केटिंग में इसका जबरदस्त फायदा उठाया जाता है। टीवी शोज में वो कैंड लाफ्टर या रिकॉर्ड की गई हंसी इसका सबसे सरल उदाहरण है। लेकिन वो हंसी तो बहुत ही बनावटी लगती है। हम सबको पता होता है कि वो असली नहीं है। पता होने के बावजूद वो काम करती है। यही तो क्लिकवर है। रिसर्च बताती है कि रिकॉर्डेड हंसी सुनने पर लोग खराब जोक्स पर भी ज्यादा हंसते हैं। मतलब हमारा दिमाग तर्क को दरकिनार करके सिर्फ सामाजिक प्रमाण के ट्रिगर पर प्रतिक्रिया देता है। हाँ, विज्ञापनों में आम आदमी के जो अनरिहर्स्ड इंटरव्यू दिखाए जाते हैं वो भी इसी का हिस्सा है। लेकिन देखिए, भीड़ का अंधाधुंध पीछा करने में एक बहुत बड़ा और जानलेवा खतरा भी छिपा है, जिसे प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस या जिसे हम भीड़ की अज्ञानता कहते हैं। ये मनोविज्ञान के सबसे डरावने पहलुओं में से एक है। अक्सर किसी सार्वजनिक जगह पर कोई इमरजेंसी होती है और वहां से गुजरने वाली भीड़ में से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्या लोग संवेदनहीन हो गए हैं? नहीं, वे संवेदनहीन नहीं है, वे असमंजस में है। हर व्यक्ति ये तय नहीं कर पा रहा कि ये सच में इमरजेंसी है या नहीं, इसलिए वो सामाजिक प्रमाण ढूंढने के लिए दूसरों की तरफ देखता है। और चूंकि हर कोई दूसरों को देख रहा है और कोई कुछ कर नहीं रहा, तो पूरी भीड़ शांत दिखती है। बिल्कुल, इस शांति को देखकर हर व्यक्ति का दिमाग ये निष्कर्ष निकालता है कि चूंकि कोई घबरा नहीं रहा, इसलिए शायद सब कुछ ठीक है। तो व्यापारिक दुनिया में जहां हर दूसरी कंपनी खुद को नंबर 1 बताती है, वहां कोई असली मार्केट ट्रेंड और मैन्युफैक्चर्ड हाइप के बीच कैसे अंतर कर सकता है? इसका तरीका है अपने ऑटो पायलट को तुरंत बंद करना। जब आपको लगे कि सामाजिक प्रमाण फर्जी है, जैसे किसी नाइट क्लब के बाहर जानबूझकर लंबी लाइन लगवाई गई है या बारटेंडर ने अपने टिप जार में पहले से ही पैसे डाल रखे हैं, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ टिप देना आम बात है। हाँ, तो समझ जाएं कि आपके दिमाग को हैक करने की कोशिश हो रही है। ऐसे मामलों में आक्रामक बहिष्कार की जरूरत होती है। चलिए, भीड़ की बात तो हो गई, लेकिन कई बार हम उन लोगों के प्रभाव में आकर फैसले ले लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिन्हें हम अथॉरिटी मानते हैं। इसे पसंद का सिद्धांत कहा जाता है। टपरवेयर पार्टीज का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पर टिका था। वहां कोई अनजान सेल्समैन सामान नहीं बेच रहा होता, आपकी अपनी दोस्त आपको सामान बेच रही होती है। उस स्थिति में ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर सामने कोई दोस्त न हो तो चतुर सेल्समैन खुद को आपका दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे समानता दिखाकर। मतलब अगर कार की डिक्की में कैंपिंग का सामान रखा है तो सेल्समैन तुरंत खुद को भी कैंपिंग का शौकीन बताने लगेगा। बिल्कुल, ये समानता एक झूठा रिश्ता बनाती है। और अथॉरिटी का मामला तो और भी दिलचस्प है। व्यापार में इसका कैसे गलत इस्तेमाल होता है? अथॉरिटी के मामले में हमारा दिमाग असली विशेषज्ञता को नहीं बल्कि उसके प्रतीकों को देखकर क्लिकवेर करता है। महंगे कपड़े, बड़ा टाइटल या लग्जरी कारें, जैसे वो एक्टर रॉबर्ट यंग का उदाहरण, जिन्होंने टीवी पर एक समझदार डॉक्टर का रोल किया था और बाद में संका कॉफी के विज्ञापन में आए। हाँ, और लोगों ने अंधाधुंध संका कॉफी खरीदी, जबकि हर कोई जानता था कि वे असली डॉक्टर नहीं है। यार, ये तो बिल्कुल एक जादूगर की तरह है। एक आकर्षक नेगोशिएटर अपनी बातों, अपनी मुस्कान और अथॉरिटी वाले रुतबे से आपका ध्यान बिल्कुल वैसे ही भटकाता है ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट में छिपी कमियों को न देख सकें। इस जादू से कैसे बचें? नियम बहुत सीधा है। डील को डीलर से अलग करें। जब भी लगे कि आप सेल्समैन को जरूरत से ज्यादा पसंद करने लगे हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि आप वो प्रोडक्ट घर ले जाने वाले हैं, उस मुस्कुराते हुए सेल्समैन को नहीं। और अथॉरिटी वाले लोगों से कैसे निपटें? 2 सवाल पूछें।
क्या ये व्यक्ति सच में इस विषय का विशेषज्ञ है और इस परिस्थिति में वो कितनी सच्चाई से बात कर रहा है? वो वेटर विंसेंट वाला किस्सा याद है, जो ग्राहकों को सस्ती डिश बताकर अपनी ईमानदारी साबित करता था ताकि बाद में उन्हें महंगी वाइन बेच सके। बहुत ही घातक चाल थी। इसलिए अथॉरिटी की सलाह को हमेशा इन पैमानों पर कसना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि कोई इंसान बहुत समझदार है, उसने सारे आकर्षण और दबाव को बेअसर कर दिया। फिर भी प्रोडक्ट को इस तरह पेश किया जा सकता है कि उसे खोने का डर इंसान को अंधा कर दे, जिसे हम कमी का सिद्धांत कहते हैं। हाँ, जब कोई चीज कम होती है या समय सीमा खत्म हो रही होती है तो उसका आकर्षण बढ़ जाता है। लिमिटेड स्टॉक या ऑफर केवल आज रात तक। रियल एस्टेट एजेंट इसका इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि एक और खरीदार इस घर को लेना चाहता है और ग्राहक उसी दिन फैसला ले लेता है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया काम करती है। इंसान को अपनी आज़ादी पसंद है। जब कोई चीज़ खत्म होने लगती है तो हमारी उसे चुनने की आज़ादी छिनने लगती है। मुझे लगता है कि फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट इसी का डिजिटल रूप है। फ्लैश सेल में जब स्क्रीन पर टाइमर टिक टिक करता है तो अच्छे लोग सोचने समझने की ताकत खो बैठते हैं। क्योंकि कमी का सिद्धांत हमारी तार्किक सोच को ब्लॉक कर देता है। इसलिए विशेषज्ञ बचाव के लिए शारीरिक संकेतों को सुनने की सलाह देते हैं। जैसे धड़कन तेज होना। बिल्कुल। जब भी किसी डील में घबराहट महसूस हो तो रुक जाएं और खुद से पूछें कि क्या हम इस चीज को सिर्फ रखने के लिए चाहते हैं या इसके काम के लिए। क्योंकि कमी होने से किसी चीज का उपयोग या स्वाद नहीं बदल जाता। वो कुकीज वाले प्रयोग की तरह 2 कुकीज वाले लोगों को वो ज्यादा कीमती लगी, लेकिन स्वाद में कोई फर्क नहीं था। कुकी का स्वाद तो कुकी जैसा ही रहेगा। चलिए अब इस गहन चर्चा को समेटते हैं। आज ये साफ हो गया कि व्यापारिक दुनिया में हमारे फैसले पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते, चाहे वो पारस्परिकता हो, निरंतरता हो या कमी का डर। इन स्वचालित मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स का लगातार दोहन हो रहा है। हमें बस अपने ऑटो पायलट को बंद करके सचेत रहने की जरूरत है। बिल्कुल, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो थोड़ा डराता है। आज हमने इंसानी सेल्समैन और उनके मनोवैज्ञानिक हथियारों की बात की, लेकिन जरा सोचिए, आजकल इंसान ऐसे एआई और एल्गोरिदम्स बना रहे हैं जो इन्हीं ट्रिगर्स पर और करोड़ों लोगों के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। जब भविष्य का सेल्समैन कोई इंसान नहीं बल्कि एक हाइपर पर्सनलाइज्ड एल्गोरिदम होगा जो हमारी हर कमजोरी, हमारे हर क्लिक और विर को हमसे भी बेटर जानता होगा, तब हम खुद को कैसे बचाएंगे? क्या हमारी आज की ये जागरूकता उस भविष्य के डिजिटल हमले के सामने टिक पाएगी? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस गहराई में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।